An object is placed on the surface of a smooth inclined plane of inclination theta. It takes t time to reach the bottom. तो कहानी यह है कि एक ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया जिसका जो इंक्लिनेशन है वो थीटा के बराबर है। एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा के बराबर है। तो ये नीचे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है? स्मॉल टी टाइम लेता है। इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस के ताल्लुक से सोचेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा mg, उसका खुद का वेट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और इंक्लाइन के साथ आने वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। ये mg sin थीटा की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहता है। मान लेते हैं कि वो मोशन के डायरेक्शन में s डिस्टेंस कवर करता है और पहुंचने के लिए टाइम कितना लेता है? जैसे क्वेश्चन में कहा कि टेक्स स्मॉल टी टाइम लेता है वो नीचे पहुंचने के लिए। हम काइनेमेटिकल इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से रिलीज किया गया, उसको रखा गया था, बाद में हमने उसको जो पकड़ के रखे थे हाथ से उसको हटा दिए, इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होंगी, यानी s बराबर हो गया हाफ एक्सेलरेशन। किस फोर्स की वजह से वो नीचे आ रहा है? g साइन थीटा की वजह से। यानी एक्सेलरेशन कितना किस फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है? mg साइन थीटा की वजह से। यानी एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन में मास नहीं होता, इसलिए सिर्फ g साइन थीटा एक्सेलरेशन होगा और उसको टाइम लगा टी स्क्वायर। ये काम की चीज़ है, s बराबर हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ तक समझ गया? अब अगला स्टेप क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहा उसने। इफ द सेम ऑब्जेक्ट, मास वही पुराना है, इज अलाउड टू स्लाइड डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। इंक्लिनेशन वही पुराना है, सिर्फ बात यह है कि अब वो रफ हो चुका है। ये इंक्लिनेशन है, एंगल वही थीटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट वही पुराने वाला है, लेकिन अब के केस में यहाँ पर फ्रिक्शन भी आएगा और फ्रिक्शन आने की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स बन रही थी उस फोर्स में कमी आएगी। एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको अब टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले भी ऐसी डिस्टेंस कवर किया था, अब भी ऐसी कवर कर रहा है। इट टेक्स टाइम एन टी टू रीच द बॉटम। देखिए जी, वो बॉटम पर पहुंचने के लिए एन टी टाइम लेता है, वहाँ जहाँ एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय, तो हमको मालूम करना है म्यू कितना होगा। काम शुरू करते हैं। इस ऑब्जेक्ट पर सबसे पहले लगने वाले फोर्सेस नीचे की तरफ आ जाएगा, उसका खुद का वेट mg, ये एंगल होगा थीटा। इस तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा, राइट, और इस तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा सिर्फ मोशन के डायरेक्शन में आने वाली फोर्स नहीं है, साथ ही सरफेस के रफ होने की वजह से पीछे की तरफ आएगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के। यहाँ सरफेस की तरफ जाने वाली जो फोर्स है ना, वो फोर्स है mg cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। सरफेस की तरफ जाने वाली फोर्स है mg cos थीटा, उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन यहाँ वापस आएगा और नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा जितनी फोर्स सरफेस की तरफ गई उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में वापस आएंगी, यानी mg cos ऑफ थीटा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। समझ गए? mg cos ऑफ थीटा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर हम बॉडी के ऊपर देखें तो बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस में दो फोर्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोशन के डायरेक्शन में है mg sin थीटा और मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है फ्रिक्शन। लेकिन ऑब्जेक्ट तो नीचे मूव कर रहा है, इससे हमको समझ में आया कि mg sin थीटा की वैल्यू ज़्यादा होंगी। mg sin थीटा में से अगर मैं फ्रिक्शन माइनस कर दूं तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएंगी, जिसकी वजह से बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। हम पहले नेट फोर्स मालूम करेंगे, उसके बाद नेट एक्सेलरेशन, उसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशन से टाइम मालूम करने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन में डेटा लिखते हैं, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की जगह पर आ जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, यानी म्यू mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन नहीं, नेट फोर्स, और नेट फोर्स को लिखा जाएगा मास टाइम्स ऑफ नेट एक्सेलरेशन। ये स्मॉल m और ये स्मॉल m हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से समझ में आया कि नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू होना चाहिए g sin थीटा माइनस म्यू g cos ऑफ थीटा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos ऑफ थीटा। ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब बात यूँ है कि इस एक्सेलरेशन की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा? s के बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसने पुराना ही इंक्लिनेशन यूज़ किया है, इस वजह से s पुराने वाली वैल्यू ही होगी। यू टी इनिशियल वेलोसिटी अगेन जीरो, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन जैसे अभी हमने देखा, एक्सेलरेशन का वैल्यू है g sin थीटा माइनस म्यू g cos ऑफ थीटा, और साथ में है टाइम कितना लगा जी? उसको टाइम लगा एन टी, इसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा एन स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम ये इक्वेशन से, जिसको हम नाम देंगे फिलहाल इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से इसको डिवाइड कर लो, सो डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कहती है s इज इक्वल टू हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा?
एस एस को ख़त्म करेगा, 1/2 को ख़त्म करेगा, टी स्क्वायर को ख़त्म करेगा, और जी यहाँ के जी को कॉमन निकाल कर ख़त्म कर देगा। यानी इक्वेशन में बचा 1 इज इक्वल टू, यहाँ बचा है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा, और ब्रैकेट के बाहर है एन स्क्वायर, और नीचे है साइन थीटा। हमारी मेहनत किसके लिए है? हमारी मेहनत कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मालूम करने के लिए है, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर से ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो इक्वेशन बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू एन स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ओके, ठीक है जी। यानी हम क्या करेंगे, म्यू वाले टर्म को इधर बुला लेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ जगह कम है, मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हम लिख सकते हैं म्यू एन स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, यहाँ है एन स्क्वायर साइन थीटा, और ये साइन थीटा इधर बुला लेंगे तो हो गया माइनस साइन थीटा, राइट है। यानी म्यू एन स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉमन निकालने के बाद अंडर द ब्रैकेट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 बच चुका है, एन स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया, म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा अंडर द ब्रैकेट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, एन स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। सो साइन थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टैन थीटा। साइन थीटा में कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा टैन थीटा, राइट। हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे, एक मुझे नए पेज की ज़रूरत है। हाँ जी, तो हमारे पास म्यू कितना आया है, म्यू का वैल्यू आ चुका है साइन थीटा, म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा अंडर द ब्रैकेट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और एक बार चेक कर लेंगे, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, एन स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। सो इक्वेशन बन चुकी है साइन थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा अंडर द ब्रैकेट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, राइट। साइन थीटा में कॉस थीटा कितना होता है, टैन थीटा होता है। सो टैन थीटा अंडर द ब्रैकेट ऑफ, यहाँ एन स्क्वायर को बात कर दे देंगे, तो एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा टैन थीटा अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। कुछ इस फॉर्म में हमारा ऑप्शन होना चाहिए, चेक करेंगे, टैन थीटा अंडर द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। सो ऐसा लग रहा है ऑप्शन ए करेक्ट है, चेक करें, टैन थीटा अंडर द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए।